Good morning, dear students. Today we are going to record any lecture about elementary quantum mechanics and spectroscopy, and we are going to start our third unit, simple solution of Schrödinger equation. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और उसी सीरीज़ में ये जो यूनिट है वो स्टार्ट हो रही है। कुछ और जानकारियाँ, कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और स्थायी अवस्था हल, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए कि किसी स्थितिज ऊर्जा VRT में गति कर रही एक m द्रव्यमान तथा p संवेग के कण की गति को निम्न श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा समझाया जा सकता है। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m और उसका जो मोमेंटम है वो है p। तो उसके लिए जो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट या यूँ कहें कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं वो ये है, जैसे -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस VRT। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर आयोटा h का del/del इंटू साई। ठीक है, तो ये क्या है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, क्योंकि ये क्या है, समय पर निर्भर कर रही है। लेकिन क्या होता है कि कई ऐसे फिजिकल सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल जो है वो केवल स्थिति का फलन होता है। जैसे ये है ना, VRT इज़ इक्वल टू VR। तो पोटेंशियल जो है वो केवल पोजीशन का फंक्शन होता है कुछ फिज़िकल सिस्टम के अंदर। तो उन फिज़िकल सिस्टम के लिए हम लोग जो ये वेव फंक्शन साई है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन साई है उसको हम दो फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे साई आर और फाई टी। साई आर क्या है, जो केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और फाई टी क्या है, जो केवल समय पर निर्भर करता है। तो साई आर टी इज़ इक्वल टू साई आर इंटू फाई टी। ठीक है, तो पोजीशन पे डिपेंडेंट पार्ट और साथ में टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट। और किस फील्ड के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल जो है वो केवल स्थिति का फलन हो, टाइम का नहीं हो। अगर पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड कर रहा है VRT, तो हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग साई आर टी की जगह क्या लिख देंगे, साई आर इंटू फाई टी। ओके, इस इक्वेशन के अंदर हमने ऐसा लिख दिया। अब ये जो लेफ़्ट साइड के अंदर जो दोनों एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखे गए हैं वो दोनों पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे नहीं। इसीलिए इस फाई टी को हमने लेफ़्ट साइड के अंदर बाहर निकाल के लिख लिया है, -h²/2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस VR इंटू साई आर। इसी तरीके से राइट साइड के अंदर आयोटा h का del/del। तो ये डेल टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल है, तो टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किसका होगा, जो टी का फंक्शन होगा उसी का होगा, फाई टी का। और साई आर तो एज ए कांस्टेंट यहाँ पे काम करेगा, तो उसको उसने लेफ़्ट साइड में बाहर निकाल के लिख दिया है। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, साई आर और फाई टी का भाग देंगे। जब साई आर और फाई टी का भाग देंगे तो जैसे इसके बटे में ये साई आर और फाई टी आएगा तो फाई टी से फाई टी कैंसिल हो जाएगा, और इसके बटे में साई और फाई आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाई बच जाएगा। तो फाई बच गया, इधर क्या बच गया, साई आर बच गया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। वैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो हमने लास्ट यूनिट के अंदर किया भी था एक बार। आप उसको वापस पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा, जब हमने पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट और टाइम डिपेंडेंट पार्ट अलग करके और इक्वेशन को सॉल्व किया था। क्योंकि अब इस इक्वेशन को देखने पर आपको पता लगेगा कि जो लेफ़्ट साइड में जो पार्ट है वो केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और राइट साइड में जो हिस्सा है वो केवल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या यूँ कहे कि इसमें कोई बदलाव होता है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे इस समीकरण का जो बायां पक्ष है वो केवल स्थिति r पर निर्भर करता है और दायां पक्ष केवल समय पर। यदि t में परिवर्तन करे तब क्या होता है, बायां पक्ष स्थिर रहेगा और दाएं पक्ष में, इसका मतलब है कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि चेंज जो है, अगर आप इसमें चेंज करते हो, इसमें कोई भी चेंज करते हो तो वो चेंज इस तरीके का होना चाहिए कि
इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अगर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसा चेंज तो तभी हो सकता है जब ये खुद ही ना बदले। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें कोई बदलाव करें और हम चाहते हैं कि ये इसके बराबर जो ये है इसकी वैल्यू जो है वो ना बदले, तो इसमें भी बदलाव इसी तरीके से होना चाहिए कि ये खुद ही ना बदले। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों समीकरणें जो हैं वो किसी न किसी नियतांक के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नियतांक क्या है, ई है। ठीक है, तो 1/5t आयोटा एच कट डेल फाई टी बाई डेल टी इज इक्वल टू ई। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है, 1/साई आर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर डॉट साई आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 5 जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ये साई आर जो है इसको आप लेफ़्ट साइड में राइट साइड में ले जाइए। ठीक है, तो ये यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये यहाँ पे ई क्या है, टोटल एनर्जी। तो जो ये ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में है और वी यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हैमिल्टनी संकारक या कहें हैमिल्टनी ऑपरेटर, जिसको इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर ये ऑपरेटर है तो बराबर क्या है, ई साई। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन बन रही है। देखो ये इक्वेशन क्या बताती है, हमने सेकेंड यूनिट के अंदर एक जगह पढ़ा था आइगन वैल्यू इक्वेशन और आइगन वैल्यू, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो उस फंक्शन तो ये इक्वेशन जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, क्योंकि ऑपरेटर जब ऑपरेट होगा फंक्शन पर तो ऑपरेट होने के बाद वो फंक्शन जो वो चेंज नहीं होता, सेम फंक्शन मिल रहा है और विद सम कांस्टेंट ई। तो ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है। ठीक है, अच्छे से बनाना। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई, जिसमें एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो गई, ई, और एनर्जी आइगन फंक्शन क्या हो गया, साई। तो ये तो हमने जो केवल पोजीशन पे पार्ट डिपेंड कर रहा था उससे निकाला है, उसको किसी कांस्टेंट के बराबर रखा है। जैसे हमने यहाँ पर ये इक्वेशन जो हमें मिली थी ना, कि एक हिस्सा तो केवल टाइम पे डिपेंड कर रहा था, एक हिस्सा केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों का मान किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो, एक ही कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक है, तो पहले हमने पोजीशन वाले हिस्से को इस कांस्टेंट ई के बराबर रख करके और उससे ये आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाली, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्थायी अवस्था हल क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि जब स्थितिज ऊर्जा V जो है वो समय पर निर्भर नहीं करती, तब कण की गति को व्यक्त करने वाले, तो हम लोग जब स्थायी अवस्था हल के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब स्थितिज ऊर्जा V जो है अगर वो मान लीजिए समय पर निर्भर नहीं करती है, तब कण की गति को व्यक्त करने वाले तरंग फलन साई आर टी का जो समय पर निर्भर भाग है फाई टी, वो निम्न समीकरण का पालन करता है। जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, कौन सी समीकरण का पालन करता है, 1/5t आयोटा एच कट डेल फाई टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू ई, इस समीकरण का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल फाई टी बटे डेल टी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फाई टी को बटे में ले आएंगे और डेल टी को इधर ले आएंगे, आयोटा जो है वो इस साइड ले आएंगे। देखो आयोटा जो है जब आप उसको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लेकर जाते हो तो वो माइनस आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आयोटा जब इधर आएगा तो माइनस आयोटा ई बाई एच कट, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फाई टी को यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एल एन फाई टी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। ठीक है, और फाई टी बराबर एक्सपोनेंशियल ये वाली टर्म आ जाएगी, साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे ए, तो ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट होता है। यहाँ पे ए जो नियतांक है वो समय टी बराबर 0 पर फाई का मान है। टी बराबर अगर 0 कर दें तो फाई जैसे उसका मान क्या आ जाता है, ए, फाई का मान ए आ जाता है, क्योंकि e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साई आर टी, वो क्या होता है साई आर इंटू फाई टी। तो ये हो गया साई आर और फाई टी, तो फाई टी का मान क्या आया है, ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा
ई टी बाई एच कट, ये मान आया है इसके अंदर। ठीक है, और सामान्य सुविधा के लिए नियतांक ए के विषय में अज्ञानता को साई आर के नॉर्मलाइजेशन के लिए आवश्यक नियतांक में समावेशित कर लिया गया है। तब स्थितिज ऊर्जा में वी आर में गतिशील कण के लिए पूर्ण तरंग फलन जो होता है, तो ए जो है उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं, तो ए इज़ इक्वल टू 1 मान लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है वो आ जाता है साई आर टी इज़ इक्वल टू साई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। ठीक है, तो जो उपरोक्त जो तरंग फलन है उसके संगत जो स्टेट्स होंगी उनके लिए जो प्रायिकता घनत्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी आर टी जो होता है वो यहाँ पे मोड साई आर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे मोड साई आर टी स्क्वायर हो गया। मोड साई आर टी स्क्वायर मैंने बहुत बार बताया क्या होता है, साई स्टार इंटू साई होता है। और ये आर जो है, ये जो साई आर टी है ना, ये जो साई आर टी होता है ना, इसके अंदर क्या है, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी। जब इसका आप कॉम्प्लेक्स लोगे, साई स्टार करोगे, तो ई की पावर माइनस जो आयोटा है वो प्लस आयोटा में बदल जाएगा। तो ये एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है साई स्टार आर इंटू साई आर। तो आप साई आर का भी स्क्वायर लिख सकते हो मोड का, तो ये पी आर हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ से कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, और ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं या स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, जिनके जो हल होते हैं, या यूँ कहें श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है साई, उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था हल कहते हैं। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर ये आता है ना, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, साई बराबर कुछ सॉल्यूशन आएंगे, तो वो साई जो हैं, जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहलाते हैं, स्थायी अवस्था हल कहलाते हैं। क्योंकि उनके लिए जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, और वो एक ऐसे पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव का वेव फंक्शन है जो टाइम इंडिपेंडेंट, या यूँ कहें जो एक ऐसे स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गति कर रहा है जहाँ पर विभव का मान जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। और स्थायी अवस्थाओं के लिए तरंग फलन ये हो ही गया, साई आर टी इज इक्वल टू साई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी वाई एच कट। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्थायी अवस्था हल। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी फिज़िकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, यानी कि जिसका हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जिसका मेज़रमेंट किया जा सकता है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल से एसोसिएटेड हमेशा एक, तो ऑब्जर्वेबल जो होता है उसके साथ एसोसिएटेड हमेशा क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। और जब ऑपरेटर का अपने प्रत्याशा मान या एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। यह एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। यानी कि जब किसी भी ऑपरेटर का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे या प्रत्याशा मान निकालेंगे तो वो क्या है, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। अब मान लीजिए कि जो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है उसके 3 हल हैं, साई 1, साई 2, साई 3, इस तरीके से, या साई n। और इन तीनों जो सॉल्यूशन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो है E1, E2, En। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, H साई n इज़ इक्वल टू En साई r। ठीक है, तो यहाँ पे En साई n लिखना चाहिए था, यहाँ पे साई r लिख दिया इसने, साई n r आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप साई 1, साई 2 या साई n तक जितने भी आइगन फंक्शन होते हैं एनर्जी ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब C1 साई 1, C2 साई 2 प्लस में, और प्लस में C3 साई 3 प्लस में Cn साई n, इस तरीके से। तो यहाँ पे C1, C2, C3 ये सब क्या है, कांस्टेंट होते हैं। तो इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उससे जो वेव फंक्शन बनता है साई, वो भी
काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का एक व्यापक हल होता है, एक संभव हल होता है। ठीक है, तो जैसे कि इस सॉल्यूशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, साई आर टी इज इक्वल टू समेशन एन ए एन साई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो इस सॉल्यूशन को। ये साई आर का लिखा है, और ये हमारा जो साई आर टी जो सॉल्यूशन था, साई आर इंटू फाई टी, और फाई टी का मान है ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट। ठीक है, तो ये था स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जो हल समय पर निर्भर नहीं करेंगे, या जो कण ऐसे स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गति कर रहा है जहाँ पर विभव का मान टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, या यूँ कहें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो जो सॉल्यूशन है साई, वो क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जो भी ऑब्जर्वेबल होंगे उनके साथ एसोसिएटेड जो ऑपरेटर होंगे, उनका अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से ये चीज़ें निकल करके आती हैं। नेक्स्ट है तरंग फलन पर परिसीमा प्रतिबंध तथा बाउंड्री कंडीशन या कंटिन्यूटी कंडीशन। अभी तक हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में या वेव फंक्शन के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो तरंग फलन के लिए जो मैक्स बोर्न था उसने इसकी व्याख्या करी थी सबसे पहले, और उसने तरंग फलन साई आर को प्रायिकता आयाम के रूप में समझाया था कि साई आर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर साई आर एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है तो उसके साथ दो कंडीशंस आई थी। एक तो ये साई आर का समष्टि आकाश में, यानी कि समष्टि मतलब स्पेस में किसी भी स्थान पर एक ही मान होना चाहिए, अर्थात तरंग फलन से वर्णित जो कण है उसके किसी स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता का एक ही मान प्राप्त हो। दूसरा, साई आर जो है वो प्रत्येक स्थान पर क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए या फाइनाइट होना चाहिए, ताकि किसी आयतन अल्पांश डी में कण के पाए जाने की प्रायिकता मोड साई स्क्वायर डी का मान एक परिमित प्राप्त हो। मोड साई स्क्वायर डी का मान क्या हो, परिमित प्राप्त हो, अर्थात समष्टि के प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन एकमानी और परिमित होना चाहिए। ठीक है, मैक्स बोर्न जो था उसने कहा कि साई आर टी क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि साई आर टी मतलब कोई पार्टिकल की किसी टाइम टी पर पोजीशन एक्स पर कण की स्थिति जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी टाइम टी पर और पोजीशन एक्स पर कण की स्थिति को व्यक्त करता है तो साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही मान आना चाहिए इसका, क्योंकि अगर एक से अधिक मान आते हैं तो वो कण की एक से अधिक जगहों पर रहने की बात करता है। तो एक ही पार्टिकल दो जगहों पर कैसे रह सकता है। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, उसका एक फाइनाइट वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो साई जो है वो साई शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। अब आगे बात करते हैं कि जो श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके अंदर हम लोग एक फाइनाइट पोटेंशियल फील्ड लेते हैं। फाइनाइट विभव या जो परिमित विभव क्षेत्र वी आर है उसमें कोई कण जो है वो गतिशील होता है, तब डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अर्थात डेल टू साई भी परिमित होना चाहिए, कि यानी कि विभव क्षेत्र अगर परिमित है तो डेल टू साई भी परिमित होना चाहिए। और डेल टू साई जो है उसको परिमित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो हमारा साई है वो और साई के एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में जो अवकलज है वो भी क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। अगर वो सतत होंगे तभी क्या होगा, डेल टू साई जो है वो परिमित होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कि पोटेंशियल जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट पोटेंशियल है, और फाइनाइट पोटेंशियल में डेल टू साई जो इक्वेशन के अंदर आ रहा है ना, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ऐसा लिखा रहता है ना, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल फाइनाइट है। और इसको फाइनाइट होने के लिए जो साई है, साई और साई के जो एक्स वाई जेड तीनों अवकलज हैं वो तीनों क्या हैं, सतत होने चाहिए। यानी कि जो साई है वो एक्स वाई जेड के कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए।
वी आर जो विभव है एक्स वाई जेड के फलन के रूप में किसी परिसीमा पर अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का प्रदर्शन करता है, तब डेल टू साई में भी डिसकंटिन्यूटी शो होती है। ठीक है, और डेल टू साई के परिमित होने का अर्थ होगा कि डेल साई तथा साई दोनों सतत हो। ओके, यानी कि हमें डेल टू साई को अगर फाइनाइट शो करना है, डेल टू साई को अगर फाइनाइट शो करना है तो उसके लिए साई और डेल साई दोनों को ही सतत होना होगा। अगर तो अगर कहीं पे भी V में पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी है बाउंड्री पे, तो ये डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो डेल टू साई के अंदर भी शो होगी। और अगर यहाँ पे डेल टू साई जो है वो अगर आपको V फाइनाइट होने से डेल टू साई अगर फाइनाइट है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि साई और डेल साई दोनों का मान क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्योंकि यदि कहीं पर भी डेल साई डिसकंटिन्यूस होता है तो डेल टू साई का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो जैसे ये पोटेंशियल दिखाया गया है, ये फाइनाइट पोटेंशियल है वी नॉट, वी एक्स में एक्स बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि ये एक्स बराबर 0 पर वी नॉट की जो फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूट हो जाता है। यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है एक्स का। ओके, तो जो अगर श्रोडिंगर समीकरण के द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण होने के कारण इसके हल जो है वो इस प्रकार से होने चाहिए कि साई और डेल साई दोनों ही एक्स वाई जेड के सतत फलन हो, और यह प्रतिबंध विभव क्षेत्र वी आर के परिमित होने का परिणाम है कि हमने विभव क्षेत्र जो है वो परिमित लिया है, फाइनाइट लिया है। इसी वजह से साई और डेल साई दोनों सतत और डेल टू साई फाइनाइट होना चाहिए। यदि विभव क्षेत्र जो है बाउंड्री पर इन्फिनिटी हो तो साई एक्स का मान 0 हो जाएगा। जहाँ पर विभव का मान अनंत होगा वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जहाँ विभव अनंत है वहाँ पर वेव फंक्शन 0 हो जाता है। श्रोडिंगर समीकरण जो है, जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है श्रोडिंगर समीकरण का, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू एच साई। तो यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी का के परिमित होने के बारे में बात करते हैं। तो अगर डेल साई बाई डेल टी के परिमित होने का मतलब ये हुआ कि साई और टी, साई जो है वो समय टी का सतत फलन होना चाहिए। तो साई जो है वो समय टी का भी सतत फलन होना चाहिए। तो इस तरीके से तरंग फलन साई जो है उस पर निम्न परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध लागू होते हैं। एक तो साई परिमित होना चाहिए, दूसरा साई एक मानी होना चाहिए, तीसरा साई सतत होना चाहिए, और फोर्थ नंबर है डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई और डेल साई बाई डेल जेड, तीनों क्या हैं, सतत होने चाहिए। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो साई हमारा वेव फंक्शन है विच इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एंड ओके, तो साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, हर जगह साई का एक ही मान होना चाहिए, क्योंकि ये उस जगह पर किसी कण की स्थिति को बताता है जो कि एक ही हो सकती है। और साई फाइनाइट होना चाहिए, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है, तो साई भी क्या है, परिमित होना चाहिए। साई और साई के एक्स वाई जेड के तीनों अवकलज जो है वो सतत होने चाहिए, क्योंकि डेल टू साई जो है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, परिमित होता है। ठीक है, उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण चित्र 2 में काफ़ी सारे हमें क्या है तरंग फलन दिए गए हैं, जिन पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन लगा करके देखेंगे कि वो वेव फंक्शन जो है वो अलाउड है या नहीं है, और या फिर वो तरंग फलन जो है वो किसी फिजिकल सिस्टम के लिए तरंग फलन है भी या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ वेव फंक्शन जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। तो पहले वाला जो वेव फंक्शन आप देख रहे हो, तो इस वेव फंक्शन में देखो क्या है, ये ऐसे बना हुआ है ना, तो इसमें जैसे किसी बिंदु पर आप किसी x की वैल्यू पे आप देखोगे तो इस x के मान पर वेव फंक्शन के 2 मान पॉसिबल है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों लाइनों पर, है ना।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक x का मान है, सॉरी यहाँ x के एक ही मान पर वेव फंक्शन के दो मान हैं, यानी कि ये दो मान पॉसिबल नहीं हो सकते हैं साई के। दो हल कैसे आ सकते हैं एक ही पोजीशन x के लिए, ठीक है। तो ये साई जो है वो एक मान ही होना चाहिए, तो ये इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो ये एक सही फंक्शन नहीं है। तो साई जो है वो एक मान ही होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोग देखें, जैसे कि डी नंबर है वो देखें, तो उसमें भी क्या है, साई जो है वो डबल वैल्यू दे रहा है x के एक मान पर। यहाँ ऊपर भी एक वैल्यू आएगी और नीचे भी एक वैल्यू आएगी, तो साई जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं है। ये ई नंबर जो है उसमें भी x के मान पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर आप ये कट होएगा कर्व, ठीक है, जैसे इस तरीके से बना हुआ है ना, तो ये डबल वैल्यू दे रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। साई जो है उसका मान यहाँ पे सी नंबर में देखो इन्फिनिटी हो रहा है, तो साई तो फाइनाइट होना चाहिए, परिमित मान आना चाहिए, साई अनंत नहीं हो सकता। और अनंत में भी जैसे विभव अनंत होता है, वहाँ पर साई का मान क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो साई अनंत पोटेंशियल पे ज़ीरो हो जाता है, लेकिन साई खुद जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है किसी टाइम टी पर, वो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। और ये वाला जो बी है वो भी क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बी जो है उसमें जब साई का आप प्रथम अवकलज लोगे डेल साई बाई डेल एक्स, तो वो क्या आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस आ जाता है। तो इसीलिए ये सभी जो फलन इसमें शो किए गए हैं उन सब में बाउंड्री या कंटिन्यूटी कंडीशन में से किसी न किसी एक का पालन नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये संभव तरंग फलन नहीं है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनका बहुत अच्छे से स्टडी करना है आपको, क्योंकि पूरे आगे यूनिट के अंदर हर जगह हम लोग इन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और डेरिवेशन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने थर्ड यूनिट अपनी स्टार्ट करी है विद टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन एंड विद बाउंड्री कंडीशन एंड कंटिन्यूटी कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन, ठीक है। तो कुछ सामान्य जानकारियाँ आज हमने गेन करी, इनके साथ हमने शुरुआत करी है, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग इस यूनिट के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट काफ़ी छोटी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, और आप लगातार वीडियो देखते रहिए जो भी अपलोड होती है डेली, और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू।